गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रम जी एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो सब ओके है? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं? ऑडियो वीडियो बताएंगे सब कुछ क्लियर है कि नहीं। मैं एक बार लास्ट फाइल इंपोर्ट करती हूँ। चलिए, कल हमने ये पढ़ा था। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएंगे भाई। क्लास को लाइव ही अटेंड करना है, ये तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ। चाहे कुछ भी हो, क्लास को आपको लाइव ही अटेंड करना है। लाइव में जो चीज़ समझ आएगी वो आपको बाद में रिकॉर्डेड में नहीं आएगी। अपने डाउट्स भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सब कुछ क्लियर है। कल हमने यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि हु इस तरीके से फंक्शन कर सकता है, ठीक है। फिर होम स्टार्ट किया था, होम के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। हु और हुम में आपको डिफरेंस बताया था कि होम का काम सिर्फ ये है कि वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। उसको उसके लिए बस इतनी बात याद रखनी है कि वो ऑब्जेक्ट बनता है। बाकी हु इस तरीके से रोल प्ले कर सकता है। हु एक वर्ब के लिए भी आ सकता है, हु दो वर्ब के लिए भी आ सकता है। और कुछ इस तरह का फॉर्मेट भी आपके सामने मिल सकता है कि हु है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर बाद में फिर से एक वर्ब आ जाए। तो ये सब बातें हमने कल की थी, ठीक है। ये सब बातें हमने कल की थी। फिर हमने यहाँ पे हु और हुम के डिफरेंस को समझते हुए कहाँ पे हु आएगा, कहाँ पे हुम आएगा, उसके बारे में बात की थी। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, आई नो द बॉय। हु लगाना है कि हुम लगाना है? यहाँ पे केम वर्ब थी तो वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए था, तो यहाँ पे हु आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट था तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए हुम आ गया था। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये सब्जेक्ट पेयर का वर्ब कंप्लीट है, इस सब्जेक्ट की वर्ब आगे ये लिखी हुई है, तो वहां पे वो एक्स्ट्रा था। हु की जरूरत मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे हुम लगा दिया, ठीक है। तो ये देखा था हमने, कहाँ हु लगाना है, कहाँ हुम लगाना है, ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। फिर मैंने आपको बोला था कुछ अलग से प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर भी यहाँ से एग्जाम में देखी गई है, ठीक है। इसमें प्रेपोजिशन डाल के थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वो पैटर्न मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। उसके बाद हु और हुम से कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की, ठीक है। चलो, इतना तो सबने कॉपी कर लिया था। मैं इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। ये रुको, अभी क्लीन नहीं करते, नेक्स्ट पेज खोलते हैं, ओके। चलिए, सभी लोग अपना रजिस्टर नोटबुक लेके बैठेंगे। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी के आगे ऐड करना है आपको। दिस इज द प्लेयर दिस इज द प्लेयर about whom they were talking. This is the player about whom they were talking. ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। दिस इज द प्लेयर अबाउट whom they were talking. ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। यहाँ से सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी ये वाला एग्जाम्पल देखिए,
दिस इज द प्लेयर, ये तो अपने आप में एक अलग बात हो गई। जिन भी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी उनको आज समझने में दिक्कत आ सकती है, ये बात मैं पहले ही बता देती हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं की थी हो सकता है कि उनको आज समझ में ना आए या कम समझ आए, तो कल की क्लास से ही पूरा रिलेटेड है आज का जो मैं अभी करा रही हूँ ये, तो इसके लिए कल की क्लास देखनी बहुत ज़रूरी थी। हाँ 4 एग्जाम्पल्स जैसे ही मैं लिख दूंगी उसके बाद हम अपना हुज स्टार्ट करेंगे, वहाँ से सबको समझ आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से सब पकड़ सकता है क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो 3 सेंटेंसेस मैं लिखूंगी इसको जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा कल की क्लास में आपको जाना पड़ेगा। दिस इज द प्लेयर अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, ये अपने आप में एक अलग बात हो गई, बस इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कंप्लीट है इसके पास, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दे आपका सब्जेक्ट हो गया और उसी वर टॉकिंग ये इसकी वर्ब हो गई, तो ये पेयर भी कंप्लीट है मेरे पास, दे वर टॉकिंग, ठीक है, ये पेयर भी मेरे पास कंप्लीट है, दे वर टॉकिंग। अब यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, दे वर टॉकिंग जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो मुझे जिसके बारे में बात कर रहे थे दे वर टॉकिंग, इसके साथ मुझे एक प्रेपोजिशन चाहिएगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन के अंदर भी पढ़ाऊंगी कि जब सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है कि पढ़ने में इनकम्प्लीट लगता है तो उसको उसकी प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अबाउट ना लगाती, सिर्फ ऐसे अगर मैं इस सेंटेंस को अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ ना, अगर इस सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट ना जोड़ूं और मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, दिस इज द प्लेयर whom they were talking, whom they were talking, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें मैंने अबाउट लगा रखा है, इसमें मैंने अबाउट नहीं लगा रखा है। अबाउट क्या है, एक प्रेपोजिशन है, तो ये सेंटेंस मैं अगर बिना अबाउट के लिख दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला सेंटेंस अगर आपके एग्जाम में आता है दिस इज द प्लेयर whom they were talking, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। अब आप सोचोगे कि मैम वैसे तो सही बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दिस इज द प्लेयर अपने आप में एक अलग बात हो गई, ठीक है। और फिर देखिए दे आपका सब्जेक्ट हो गया, उसकी वर्ब ये लिखी वर टॉकिंग, और हुम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हुम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे तो सही है ये हुम लगाए, ठीक है, लेकिन सेंस सही नहीं आ रही है क्योंकि टॉक अपने बाद प्रेपोजिशन लेता है अबाउट, टॉक अबाउट, तभी तो सेंस आएगी, उसके बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो कुछ तो बताना पड़ेगा, दे वर टॉकिंग क्या, किसके उसके बारे में बात कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो दिस इज द प्लेयर, ये वो प्लेयर है whom they were talking, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, दे वर टॉकिंग अबाउट, अबाउट लगाना जरूरी है। तो क्या हम इस अबाउट को लास्ट में भी जोड़ सकते थे, क्या हम इस अबाउट को लास्ट में भी जोड़ सकते थे, whom they were talking about, क्या मैं इस सेंटेंस को मैं हर पॉसिबिलिटी आपको लिख के दिखा देती हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, किस किस तरीके से एग्जाम में आपसे एरर पूछी जा सकती है। अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाता, दिस इज द प्लेयर whom they were talking about, whom they were talking about, तो क्या अब ये सही है, देखिए ये अब भी गलत होगा, तो आप कहोगे ना अब तो अबाउट लगा दिया अब क्यों गलत है, सुनते रहना, मैं ऊपर वाले सेंटेंस पे दोबारा वापस आऊंगी, पहले मैं दो को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। देखो बीच वाला तो पक्का गलत है क्योंकि सेंस सही नहीं आ रही है, अबाउट लगाना जरूरी है, प्रेपोजिशन देने जरूरी है, तभी पता लगेगा कि उसके बारे में बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट, है ना। तो दिस इज द प्लेयर whom they were talking, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसे तो आपको नहीं लिखना है क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस आ रही है। फिर ये वाला क्यों गलत है, दिस इज द प्लेयर whom they were talking about लगा तो दिया, वो इसीलिए गलत है क्योंकि मैंने आप लोगों को नाउन में अभी प्रोनाउन की जब नाउन आपको पढ़ाया तो वहाँ बहुत बार चीज़ें सामने आई, आपने देखा होगा कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है ना, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। तो अबाउट क्या है, अबाउट प्रेपोजिशन है, तो ये तो खाली लास्ट में लगी हुई है, अपने बाद कुछ तो लेगी ना, ये अपने बाद कुछ तो लेगी, अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेगी, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। तो इस प्रेपोजिशन ने कहा कि है भी, और सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी है, कहाँ है, ये रहा होम, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट है, और ये अबाउट क्या होगी, प्रेपोजिशन हो गई। तो प्रेपोजिशन ने कहा कि मैं भी सेंटेंस में हूँ, ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में है, दोनों सेंटेंस के अंदर है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि मुझे ऑब्जेक्ट के साथ बिठा दो ताकि मेरा भी काम हो जाए, ऑब्जेक्ट को भी डिस्टरबेंस ना हो, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पे रहे। तो इस तरह से कुछ किया जा सकता है क्या। तो whom ने कहा कि भाई मैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हूँ,
ठीक है। हुम ने बोला कि मैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, मैं तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता क्योंकि मेरा काम इन दोनों सेंटेंस को आपस में रिलेट कराना है, इसलिए मैं उठ के पीछे नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि मैं दो सेंटेंस को रिलेट कराऊंगा, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता, मैं उठ के पीछे नहीं आ सकता, तू आ जा मेरे बराबर में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हिल जाऊंगा तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में कौन जोड़ेगा, कौन कनेक्टर का काम करेगा, कौन रिलेट कराएगा दो सेंटेंस को आपस में। तो इसने बोला मैं तो यहाँ से नहीं हिल सकता, तुझे ही हिलना पड़ेगा। तो प्रेपोजिशन ने बोला चल ठीक है, मुझे वैसे भी तेरी जरूरत है, मैं अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ लास्ट में ना लग के तेरे पहले लग जाती हूँ। तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसके बाद आपको प्रेपोजिशन है और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए था। तो देखिए इसका करेक्ट फॉर्मेशन जो है, ये देखो मैंने सबसे ऊपर ये लिखा है, ये सही तरीका है लिखने का। उससे क्या हुआ, अबाउट आपकी प्रेपोजिशन हो गई। और आप लोग सभी जानते हैं नाउन अगर आप सबने पढ़ा है तो प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेता है। होम क्या है आप जानते ही हैं, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है ये, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और यहाँ पे ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट देखो दोनों सही तरीके से सेट होगी, प्रेपोजिशन भी आ गई, जो सेंस हम देना चाह रहे थे वो भी आ गया, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी आ गया। तो सही तरीका लिखने का ये वाला होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। ठीक है भाई, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। दिस इज द प्लेयर अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग। ठीक है, तो ये अबाउट लगाना जरूरी था, लेकिन अबाउट की कंडीशन ये है कि भाई प्रेपोजिशन को हम खुला नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म से पहले लिख लिया। इतनी बात सभी को समझ आई। अब यहाँ पे एक कहानी और भी हो सकती है, देखो क्या, अगर प्रेपोजिशन को आपको लास्ट में ही लगाना है, ठीक है, देखो अगर वो ऑब्जेक्ट के साथ आएगी, अगर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ आएगी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म जस्ट उसके बाद आएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस के अंदर और प्रेपोजिशन भी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस के अंदर, प्रेपोजिशन भी है, तो सही तरीका लिखने का यही होगा कि पहले आप प्रेपोजिशन लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे, मतलब अबाउट हुम, इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर आपको प्रेपोजिशन लास्ट में ही लगानी है, आप कह रहे हो कि मैम इस तरह बोलना है मुझे, तो दे वर टॉकिंग अबाउट, क्या ऐसे बोल सकता है अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर आप लिख सकते हो दे वर टॉकिंग अबाउट। लेकिन फिर आप क्या करेंगे इस सेंटेंस में, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर ये ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस के अंदर और प्रेपोजिशन भी है, तो गड़बड़ जाएगी। साथ साथ लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है फिर। ठीक है, तो क्या तरीका है फिर आप इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ से सबसे बड़ी कहानी है जो आपको समझनी है, ये आपके सेंटेंस को पूरा घुमा देगा। ठीक है, दिस इज द प्लेयर हु दे वर टॉकिंग अबाउट। अब देखना यहाँ से क्या चीज़ आपको समझ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ से आपको समझनी ज़रूरी है। देखो पूरा का मैंने क्या किया, ये सेंटेंस को मैंने गलत बताया, इस सेंटेंस को मैं कह रही हूँ कि ये सेंटेंस एकदम सही है। देखो यहाँ से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखोगे आप यहाँ से। देखो अब तक आप पढ़ रहे थे कि हु जो है वो किसकी मदद करता है, हु एक सब्जेक्ट होता है और वो किसकी मदद करता है, हु एक सब्जेक्ट होता है और वो मदद करता है एक वर्ब की। ठीक है, हु एक सब्जेक्ट होता है और वो मदद करता है किसकी, एक वर्ब की मदद करता है, वो वर्ब की। लिखना मत, कोई नोट मत करना, मैं नोट करने का टाइम दूंगी, अगर इसमें नोट करोगे तो मैं पक्का बता रही हूँ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल पक्का बता रही हूँ समझ नहीं आएगा, लेकिन इसलिए नोट मत करो, जब मैं नोट करने का टाइम दूंगी तब आराम से नोट कर लेना। अभी ध्यान लगाओ सारा का सारा सुनने में। ठीक है, सारा ध्यान यहाँ सुनने में लगाइए। दिस इज द प्लेयर हु दे वर टॉकिंग अबाउट। अभी तक आपने पढ़ा कि हु एक सब्जेक्ट होता है और मदद करता है वर्ब की। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये दिस इज द प्लेयर अपने आप में कंप्लीट बात है, दे एक सब्जेक्ट है, उसके पास अपनी वर्ब है, दे वर टॉकिंग, ये अलग बात हो गई। फिर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन मुझे नजर आ रही है और मैंने यहाँ बीच में हु लगा रखा है। अब एक चीज समझो, मैं इस अबाउट को क्या अब उठा के यहाँ ला सकती हूँ, नहीं ला सकती। ठीक है, क्या मैं इस अबाउट को उठा के यहाँ पे ला सकती हूँ, नहीं ला सकती, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मतलब प्रेपोजिशन अपने बाद सब्जेक्ट फॉर्म नहीं लेती है, प्रेपोजिशन तो अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। तो इस अबाउट को यहाँ उठा के लाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो हु तो सब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो दोनों जुड़ भी नहीं सकते आपस में। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हु वर्ब की तो मदद करता ही करता है, साथ में एक चीज और जानिए कि हु जो है वो प्रेपोजिशन की भी मदद करता है, लेकिन वो इसकी कंडीशन है, वो ये कहता है मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता, ठीक है चल मैं तेरी मदद कर दूंगा,
तेरे पे दया खा के तेरी मदद कर दूंगा, तो पीछे लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास आने की कोशिश मत करियो, ठीक है? क्योंकि तू अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेता है, तो ऑब्जेक्ट ही रहने दे अपने साथ, मैं तेरी बस दूर से ही मदद कर दूंगा, ठीक है? मैं तो वर्ब की मदद करता हूँ, लेकिन तू कह रहा है तो चल मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन पास आने की जरूरत मत करियो बस। ये यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं बुलाऊंगा अपने पास, दूर से ही मदद कर दूंगा। तो ये हु क्या कर रहा है, इस अबाउट के लिए आया है। अब समझ रहे हो? तो हु जो है किसकी हेल्प कर रहा है, प्रेपोजिशन की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे हु के दो दो फंक्शंस, अभी वापस इस पेज को खोलूंगी, ठीक है? ये मत सोचना कि पीछे आ गई मैम, दोबारा से नोट करने का टाइम दूंगी, मैं यहाँ से समझा रही हूँ, पहले वो समझो। तो हु के लिए दो चीजें हैं, वही ध्यान रखना आज के बाद। हु क्या करता है, वर्ब की हेल्प तो करता ही है, किसको हेल्प करता है, हेल्प्स अ वर्ब, वर्ब की हेल्प तो करता ही है। हु मदद करता है किसकी, एक वर्ब की, लेकिन साथ ही साथ वो मदद करता है प्रेपोजिशन की भी, हेल्प्स अ प्रेपोजिशन। तो हु प्रेपोजिशन की भी मदद करता है, लेकिन दूर से, ठीक है? पास नहीं बिठा सकता इसको, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेता है, इसलिए वो दूर से मदद कर देता है। चल ठीक है, तू वहीं रहे, वहीं से हैंडल कर लूंगा तुझे, ठीक है? तो इस चार तरीके मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें से दो तरीके गलत हैं, और जो सही तरीके हैं, मतलब इन दो ही तरीके से आप सेंटेंस को लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। सिंपल सा फंडा है, दो चीज याद रखो कि अगर प्रेपोजिशन को बीच में लेके आ रहे हो तो फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म। अबाउट होम एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका फिर ये है लिखने की, अगर आप प्रेपोजिशन को पीछे लगा रहे हो तो फिर यहाँ पे होम नहीं आएगा, फिर यहाँ पे हु आएगा। बस ध्यान रख लो कि ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिस तरीके से हम लिख सकते हैं। बाकी अगर ऐसे आ जाए तो भी गलत है, क्योंकि मुझे यहाँ एक प्रेपोजिशन जरूर चाहिए, इनकरेक्ट सेंस सेंटेंस में करेक्ट सेंस नहीं आ रही है। और अगर ऐसे आ जाए तो भी गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म और प्रेपोजिशन दूर दूर नहीं हो सकते, तो दोनों फॉर्मेशन गलत हो जाएंगी। तो दो सही है, दो गलत, इसलिए मैंने चारों पॉसिबिलिटी आपके सामने लिख दी हैं, क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको इन दो ही सेंटेंस, दो ही तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो आप, ठीक है? अब कॉपी कर लो जल्दी से, और अगर नहीं समझ आया तो मुझे जल्दी बताओ, और अगर समझ आ गया है तो जल्दी से सभी मेरे को थम्स अप सेंड करेंगे क्विकली। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। चलो सभी को ये बात समझ आ गई है, ठीक है? इससे अलग, इससे अलग हु और होम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है जो हु और होम को लेके मैंने छोड़ दिया हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में हु और होम से लेके अब आता है तो आप आराम से उसको बना लेंगे, ठीक है? अगर आपने ध्यान से चीज़ों को सुना है तो, अगर एक एक कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से सुना है तो आप आराम से उसको बना लेंगे, ठीक है? चलो सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ आया। प्रदीप कह रहे हैं कि मैम इतने अच्छे समझाओगे तो समझ क्यों नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? अभी मैं एक बार और एग्जाम्पल्स लिखूंगी
ठीक है, उसको आप सही करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं और एग्जांपल लिखती हूँ एक। चलिएगा, इतना हो गया, सबको समझ आ गई इतनी बात? क्लियर हो गया ना भाई? यहाँ तक सबको नोट कर लिया हो तो जल्दी से एक थम्स अप सेंड करो भाई। अगर कॉपी कर लिया है तो जल्दी से थम्स अप सेंड कीजिएगा। ललित एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ललित, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको कराऊंगी, बट कंजंक्शन का टॉपिक है, ठीक है? कंजंक्शन में कराते हैं। द सेम का जो पेयर होता है ना, वो होता है दैट। ठीक है ललित, तो वहां पे आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वहां पे हु की जगह दैट लगाओगे, क्योंकि द सेम लिखा हुआ है। ठीक है, आप पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया, बट ये इस टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर सकते हम इसको, वो अलग टॉपिक हो जाता है, उसमें द सेम लिखा हुआ है। द सेम यहाँ तो आप दैट का यूज करते हैं, वो करा देंगे अभी। ठीक है, हो जाएगा, वो भी आगे करा देंगे अभी, कंजंक्शन के अंदर भी कराएंगे उसको। ओके ललित, चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर इसको कॉपी कीजिए फटाफट से, और मैं इसके बाद एक एग्जांपल और लिखती हूँ, आप बताएंगे कि एरर क्या है। ओके, दिस इज द बॉय whom they were laughing। चलो, इस सेंटेंस को सही करो, और जो दो तरीके मैंने बताए हैं इस सेंटेंस को लिखने के, कि दो सही तरीके क्या होंगे, उनको आप लिखोगे। चलो, दो तरीके बताओ इनको लिखने के, क्या हो सकते हैं जल्दी से। क्विकली दो तरीके बताइए इस सेंटेंस को लिखने के सही तरीके, जो दो बताए हैं आपको। देखो, ये तो गलत है, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज द बॉय हुम दे वर लाफिंग। अरे कुछ तो बताना पड़ेगा, ये वो लड़का है जिस पर वो हंस रहे थे, जिस पर हंस रहे थे। तो लाफ के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है दैट इज एट। ठीक है, तो एट की हेल्प से इसको ठीक करो। एट लगाना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस की सेंस सही नहीं आ रही है। जैसे पीछे अबाउट लगाना जरूरी था, टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे थे। अब आप बोल रहे हो जिस पर हंस रहे थे, तो लाफ एट होता है हंसने के लिए। शी इज लाफिंग एट हिम, वो उस पर हंस रही है ना, वो मुझ पर हंस रही है, शी इज लाफिंग एट मी, इस तरीके से। तो एट लगाना जरूरी है, तो बिना एट के सेंटेंस की जो सेंस है वो सही नहीं आ रही है, प्रेपोजिशन तो जरूर लगेगी। आप किस किस तरीके से आप उस प्रेपोजिशन को प्लेस कर सकते हो, दो कौन से सही तरीके हैं, जल्दी से मुझे दोनों सेंटेंस बना के बताओ। ये तो डेफिनेटली गलत है, इसके नीचे हम दो सही वाले तरीके लिखेंगे। आप लोग बताइए फटाफट से कि वो दो सही तरीके कौन से होंगे सेंटेंस को लिखने के, लिख के भेजिए फटाफट से। नवनीत, अबाउट नहीं आएगा, लाफ के साथ जो प्रेपोजिशन, सबके साथ जरूरी नहीं कि अबाउट लगाए, इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, पीछे अबाउट इसीलिए लगाया था क्योंकि टॉक के साथ अबाउट आएगा। टॉक अबाउट मतलब उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, टॉक के साथ जो प्रेपोजिशन आती है दैट इज अबाउट, और हम लाफ की बात कर रहे हैं तो लाफ अबाउट नहीं, जिस पर वो हंस रहे थे लाफ एट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप प्रेपोजिशन में सीखोगे, आपकी गलती नहीं है। जब हम प्रेपोजिशन करेंगे और वहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशंस करेंगे तब आप ये चीज़ सीखोगे। लेकिन अभी इसीलिए मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसको ऐड से बनाओ, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अब आप लोग बनाइए, दो सही तरीके से बनाइए इसको। वेरी नाइस भाई, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे। सभी लोगों का सही आंसर आया है। पहला आंसर जो सही बच्चों ने किया है, अमन ने, नवनीत ने, अर्जीत ने, सनी ने, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सही आंसर किया है। एंड दे ऑल आर सेइंग दिस इज द बॉय एट whom they were laughing। वेरी नाइस। तो पहला सही तरीका क्या है इसको लिखने का? पहला सही सही तरीका इसको लिखने का ये है, दिस इज द बॉय
दिस इज द बॉय एट होम, पहले प्रेपोजिशन लगा दी, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। एट होम दे वर लाफिंग, एट होम दे वर लाफिंग। तो पहला सही तरीका तो हो गया ये। ओके, क्या किया आपने इसमें, प्रेपोजिशन लगाई, ये देखिए ये प्रेपोजिशन हो गई और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दिस इज द बॉय एट होम दे वर लाफिंग। और दूसरा सही तरीका है इसको लिखने का, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगी, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको कॉपी कर लो फटाफट से। ये चलो अगर आ जाए तो लिख ही देते हैं। दिस इज द बॉय, हाँ जी क्या बोला आप लोगों ने, दिस इज द बॉय हु दे वर टॉकिंग एट। वेरी नाइस भाई, राहुल कुमार, बहुत सारे बच्चों ने, सनी कुमार, सभी ने सही आंसर किया है। दूसरा तरीका है लिखने का, अगर आप यहाँ पे हु लगा रहे हैं तो हु ने कहा कि भाई मैं तेरे बाद, तेरे साथ प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, प्रेपोजिशन को बोला, तुझे लग रहा है तो फिर लास्ट में लग जाइयो। ठीक है, तो हु दे वर टॉकिंग एट, हु दे वर लाफिंग एट, तो फिर ये एट जो है ना ये लास्ट में लग जाएगा अगर आप हु ले रहे हो तो ये दो तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, अगर आप हु लगा रहे हो तो फिर प्रेपोजिशन लास्ट में आएगी, और अगर आप हुम लगा रहे हो तो फिर प्रेपोजिशन साथ में आएगी, लेकिन प्रेपोजिशन आएगी जरूर, अगर ऐसे आया तो ये गलत होगा। क्लियर है। अब अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो जल्दी से बताइए, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करती हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गई बात, वेरी नाइस, सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है, अटानु, प्रदीप, सोनू कुमार, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी से बता दो मुझे, अब इतना सबको समझ आ गया।
गया, चलिए। क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कॉपी कर लिया ना, ये सब कुछ क्लियर है तो सबको, चलिए। तो फिर नेक्स्ट हमारा हु और हुम कंप्लीट हो गया है। खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि हु और हुम हो गया है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन हमें करना है दैट इज हुज। हुज छोटा सा है बहुत, ठीक है, आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा ये। तो हुज हमें नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन करना है। हुज का काम क्या होता है, हुज दिखाता है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, टॉपिक ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है अभी तक। इससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन किया था, हम रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो हुज यहाँ पे दिखाता है पोजीशन को। हुज का काम क्या होता है, पोजीशन दिखाना, ठीक है, पोजीशन दिखाने का काम करता है। पोजीशन मतलब अपनी जो चीज होती है, अधिकार होता है हमारा, उसको दिखाने की कोशिश करता है क्या, हुज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज द स्टूडेंट whose car is new। बताओ सेंटेंस सही है गलत है, क्विकली। दिस इज द स्टूडेंट whose car is new। हो गया, बताओ सही है गलत है सेंटेंस। दिस इज द स्टूडेंट हुज कार इज न्यू, ये वो स्टूडेंट है जिसकी कार नहीं है, ठीक है, तो आपने बोला सही है। दिस इज द स्टूडेंट हुज कार इज न्यू। और अगर मैं इस चीज को ऐसे बोल दूं, दिस इज द स्टूडेंट हुज इज अ न्यू कार। अब पुराने दिन याद करो, हिज वाले दिन याद करो। अब मैं पीछे इतनी बड़ी फाइल तो लगा नहीं सकती, बट आपकी नोटबुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, आप पीछे खोल के भी देख सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराती हूँ तो आपको शायद याद भी आ जाए। हिज की कहानी याद करो, ऐसे लिख लेना अगर याद के लिए लिखना है तो, कि हुज किसके जैसा है, हुज किसके जैसा है, हुज किसके जैसा है, तो हुज हिज के जैसा है। किसके जैसा है, हिज के जैसा है। जैसे आपने, मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था कि जो हिज होता है, जब आपको टेबल बनवाई थी, अभी फिलहाल मैं नहीं खोल सकती वो टेबल, आप अपनी टेबल में खोल के देखिएगा। जो आप लोगों को पूरी की पूरी पर्सनल प्रोनाउन वाली जो टेबल बनवाई थी, पर्सनल प्रोनाउन जब स्टार्ट किया था टेबल बनवाई थी, जिसमें सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना, पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव प्रोनाउन सब लिखवाया था। तो मैंने बताया था कि हिज दोनों केस में सेम होता है। जैसे हर का हर्स कर दिया था आपने, योर का योर्स कर दिया था, आर का आवर्स कर दिया था। मैं अगर हर की बात करूँ तो हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, या आप पॉजेसिव डिटरमिनर बोल सकते हो, लेकिन हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन था। ऐसी योर एडजेक्टिव था, या डिटरमिनर आप कह सकते हो, पॉजेसिव डिटरमिनर था, और वहीं पे योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन था। ऐसी आर आर्स। लेकिन हमने हिज का हिजिस तो नहीं किया था ना, मैंने बोला था कि हिज जो है दोनों होते हैं, ठीक है। अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करोगे तो भी हिज ही होगा,
अगर आप पॉजिटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो तो भी हिज होगा, और अगर आप पॉजिटिव डिटर्मिनर की बात कर रहे हो तो भी हिज होगा, है ना। हिज दोनों केस में सेम रहता है, वहां भी हिज था वहां भी हिज था, याद आया, दोनों केस में सेम होता है वो। फिर मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखवाए थे, अगर मैं बोल रही हूँ हिज कार इज न्यू तो भी ठीक है, और हिज इज अ न्यू कार तो भी ठीक है, याद आया कुछ। दो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखवा, हो सकता है एग्जाम्पल कुछ और रहा हो, मुझे याद ना हो मैंने क्या लिखवाया था, क्योंकि मैं जो माइंड में आता है लिख देती हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। मैंने बोला हिज इज अ न्यू कार, हिज इज अ न्यू कार, तो ये भी ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ हिज कार इज न्यू, रुको यहाँ नहीं लिखती, थोड़ा सा स्पेस कम है, हाँ लिखते हैं। मैंने बोला हिज इज अ न्यू कार, ये सेंटेंस भी सही है। और अगर मैं कहती हूँ हिज कार इज न्यू, तो ये सेंटेंस भी सही है, क्योंकि हिज जो होता है वो डिटर्मिनर भी होता है और आपका पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। पॉजेसिव डिटर्मिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ इस केस में, पहले वाले केस में हिज इज अ न्यू कार, क्योंकि देखो नाउन दूर है, कार क्या है, नाउन है, और नाउन दूर है, जब नाउन दूर होता है तो ये क्या है, इस केस में ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इस केस में सबको समझा रखा है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी अब, ठीक है, पूरा समझा रखा है ये। हिज क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखेंगे कार बराबर में लिखा हुआ है, कार क्या है, नाउन है, और नाउन प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आते, तो इस केस में आपका पॉजेसिव डिटर्मिनर हो गया हिज। दोनों जगह अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, लेकिन है तो हिज ही। तो हुज की भी कुछ ऐसी कहानी है। अब देखो यहाँ पे नाउन साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन साथ में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो तब भी आप हुज लगा रहे हो, और नाउन दूर है, कार देखो दूर है, तब भी आप हुज लगा रहे हो, लेकिन सेंटेंस तो दोनों ही सही है, ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और वो भी सही है। तो यहाँ पे आपने देखा दिस इज द स्टूडेंट हुज कार इज न्यू न्यू, ये सेंटेंस भी सही होगा, और दिस इज द स्टूडेंट हुज इज अ न्यू कार, ये सेंटेंस भी सही होगा। और ये क्या दिखाने का काम करता है, पोजीशन दिखाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, ये वो लड़का है जिसके पापा डॉक्टर हैं, तो पोजीशन दिखा रहा है उसकी, उसके पापा जो है ना वो डॉक्टर है ना। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो पोजीशन दिखाने का काम करता है, हुज क्या करता है, पोजीशन दिखाता है। एग्जाम्पल जो मैंने बोला है इसको भी आप ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। तो किसकी तरह होता है, ये हिज की तरह होता है, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला आप इसको ऐसे भी, जैसे मैंने बोला देखो पोजीशन दिखा रहा है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पापा क्या है, डॉक्टर है, तो ये सेंटेंस भी सही है, पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो पहले फटाफट से, फिर आगे आगे वाला पेज खोलूंगी।
हो गया? लिख लिया सबने? इतना कॉपी कर लिया? चलिए, सॉरी। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। जिसके पापा डॉक्टर है, तो हुज यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखा रहा है ना? जिसके पापा डॉक्टर है, हुज क्या दिखा रहा है यहाँ पे? पोजीशन दिखा रहा है। और डेफिनेटली एक प्रोनाउन भी है, जो दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करा रहा है, और साथ ही साथ कंजंक्शन भी है। जो दो चीजों को आपस में जोड़ती है वो क्या होती है? कंजंक्शन भी होती है। तो हुज यहाँ पे कंजंक्शन भी है, हुज यहाँ पे प्रोनाउन भी है, पोजीशन भी दिखा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पोजीशन दिखा रहा है, प्रोनाउन भी है, तो कहीं ना कहीं पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है ना? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, कहीं ना कहीं रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होगा क्योंकि पोजीशन दिखा रहा है। देखो कितनी सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि क्या कर रहा है? पोजीशन, पोजीशन दिखा रहा है, प्रोनाउन है और क्या कर रहा है? पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। दो सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखती हूँ, आप मुझे ये बताना कि दोनों में से कौन सा ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बाद में लिखूंगी, ठीक है? तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखने के लिए सिर्फ दो लाइन छोड़ देंगे, दो ही लाइन में आ जाएगा आराम से। उसके नीचे मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, आप लोगों को ये बताना है कि कौन से वाला सही है। एक चीज मैंने बोली आपके सामने, अ फ्रेंड ऑफ माइन, दो लाइन छोड़नी है बस, दो या तीन छोड़ देना, ठीक है? अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ मी इज अ डॉक्टर। ठीक है, फ्रेंड ऑफ माइन, इसको ऐसे करना, यहाँ द लगाना। फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। बताओ दोनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे अ द लगा हुआ है, यहाँ पे अ लगा हुआ है। द फ्रेंड ऑफ मी इज अ डॉक्टर, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? बताइए, बताइएगा। बताइए भाई जल्दी से, कौन सा सेंटेंस सही है? सेकंड वाला बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड वाला, कुछ आंसर कर रहे हैं फर्स्ट वाला। सनी कुमार फर्स्ट बोल रहे हैं, अजीत सेकंड बोल रहे हैं, अमन फर्स्ट कह रहे हैं कि सही है। चलो, एक्चुअल में है क्या कि ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं भाई, ठीक है? ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। द फ्रेंड ऑफ मी इज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस भी सही है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी जब मैं यहाँ पे लिखूंगी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है? द फ्रेंड ऑफ मी इज अ डॉक्टर, ये भी सही है। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, ये भी सही है। ठीक है, देखो दोनों में क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं लिख देती हूँ अलग से ताकि आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें। द फ्रेंड ऑफ मी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे माई फ्रेंड। द फ्रेंड ऑफ मी मतलब माई फ्रेंड, मेरा दोस्त डॉक्टर है। फर्स्ट वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये है, अगर आप लिखना चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, मेरा दोस्त डॉक्टर है। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब यहाँ पे क्या है? माई फ्रेंड, मेरा दोस्त डॉक्टर है। ठीक है, मतलब आप किसी अपने पर्टिकुलर दोस्त की बात कर रहे हो, ठीक है? एक ही दोस्त की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर दोस्त की बात कर रहे हो कि मेरा दोस्त डॉक्टर है। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, द फ्रेंड ऑफ मी इज अ डॉक्टर। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे मैं दूसरे वाले सेंटेंस की बात करूं, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त है, दो कई दोस्तों में से एक दोस्त की आप बात कर रहे हो, मतलब बहुत से दोस्त हैं आपके, उनमें से एक दोस्त आपका क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, तो अ फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब क्या होता है, ये भी आप लिख लीजिए। अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त मेरा डॉक्टर है।
एक डॉक्टर है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। द फ्रेंड ऑफ मी भी सही होगा बोलना, और अ फ्रेंड ऑफ माइन भी होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख देंगे ना अ फ्रेंड ऑफ मी, तो वो गलत हो जाएगा, या द फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि कहाँ द लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। द लगा रहे हो तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। द फ्रेंड ऑफ मी मतलब मेरा दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आपके पास निकल के आता है, आपके पास कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि अगर आप यहाँ पे द लगा रहे हैं, देखो इसी के बेस पे मैं कॉन्सेप्ट तैयार कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे दूसरे कलर से लिखता है ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है। देखिए अगर आपने यहाँ पे द लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे नाउन लिख रहे हो, उसके बाद ऑफ तो है ही दोनों केस में, आपने यहाँ पे ऑफ लगाया, तो जब द नाउन ऑफ होगा, मतलब द फ्रेंड ऑफ, द नाउन ऑफ, तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे। टेबल आप पढ़ ही चुके हैं, आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मी हो गया, तो मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, किसकी, आई की, है ना। आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होती है, तो फिर आप ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लिख रहे हैं अ फ्रेंड, मतलब अ या फिर यहाँ पे एन भी हो सकता है, ठीक है। वो तो आप सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि जिससे पहले अगर वोवल साउंड होगी तो ए आ जाएगा, अगर वोवल साउंड होगी तो एन आ जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो ए आ जाएगा। वो तो सिचुएशन के हिसाब से आ जाएगा। प्लस उसके बाद फिर आपका कोई नाउन है, जैसे सेकंड वाले एग्जांपल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका ऑफ हो गया, ठीक है। ये ऑफ की जगह मतलब प्रेपोजिशन, और यहाँ पे फिर माइन, माइन यहाँ पे क्या है आपका, अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, तो आप इस केस में फिर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखो जरा, क्लियर है भाई बात। तो द नाउन ऑफ होगा, द नाउन ऑफ होगा तो आप ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर ए या एन नाउन ऑफ होगा तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। क्लियर है कि भाई, इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को जरा मुझे बता दो फटाफट से, अगर इतनी बात सभी को क्लियर है तो। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं हम अभी के अभी। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे, स्टार्स भी बना लेंगे इस पे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों सही होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर द नाउन ऑफ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर आ नाउन ऑफ आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन क्या था, पॉजेसिव प्रोनाउन तो था। लिख लो फटाफट से इसको। लिख लिया, कॉपी कर लिया, अगर कॉपी कर लिया हो तो जल्दी से थम्स अप सेंड कीजिए।
लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फिर से जैसे यहाँ पे 2 लाइन छोड़ी थी ना, ये 2 लाइन जो छोड़ी थी यहाँ पे सेम छोड़नी है ऐसे आगे 2 लाइन। पहले एग्जाम्पल्स लिखूंगी क्योंकि मैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चीजें लिखेंगे। तो जैसे 2 लाइन छोड़ी थी सेम ऐसे यहाँ पे इतना 2 ही लाइन छोड़नी है ऐसे बस, जैसे भी छोड़ी थी। चलिए, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय द फादर ऑफ, बताओ हुज लगाऊंगी क्या होम लगाऊंगी? जल्दी से आंसर करेंगे सब स्टूडेंट्स। द फादर ऑफ हुज या होम इज ए डॉक्टर। चलो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देख लो आप कितना कर पा रहे हो, लेकिन आज के बाद पक्का कर पाओगे। अब तक कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ये भी प्रीवियस लिख रही हूं मैं, ठीक है। आई नो द बॉय अ फ्रेंड ऑफ हुज या होम इज अ थीफ। थीफ मतलब चोर। दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हैं प्रीवियस हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं दोनों ही। अब आप लोग देख लो कि आप कितना कर पा रहे हो। मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है दोनों, सीजीएल मेंस, ये भी और ये भी। बताओ भाई फर्स्ट वाले में क्या लगाना है? हुज के होम, दिस इज द बॉय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोचो आपके एग्जाम में अगर इस बार भी आ जाए तो देखो आप कितनी गलती करते हो इसमें। दिस इज द बॉय द फादर ऑफ हुज या होम इज अ डॉक्टर। टेल मी। बताओ भाई जल्दी से। इसी पर बेस्ड है जो पीछे कराया ना, ये इसी पर बेस्ड है एकदम। जो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ आंसर करना है आपको, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। जल्दी से कीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट्स का आंसर आया मैम। फर्स्ट में हुम आएगा। बहुत अच्छे बच्चे हो भाई तुम, तुम्हें समझ आ गया है। इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही आंसर इसीलिए किया है क्योंकि समझ आ गया। फर्स्ट वाले में हुम आएगा। क्या से पता लगा? द प्लस नाउन प्लस ऑफ, द फादर ऑफ, ठीक है। देखो द प्लस नाउन प्लस ऑफ जब होता है तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं। और अब जानते हो कि यहाँ पे हुम क्या है? हुम ऑब्जेक्ट होता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे हुम आएगा, हुज नहीं आएगा। हुज तो पोजीशन दिखाता है ना। हुज तो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो दो केस हमने यहाँ पे देखे थे पीछे कि भाई अगर द नाउन ऑफ होगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म, अगर ए या एन नाउन ऑफ होगा तो पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हुज भी क्या है हमारा? एक तरीके से पजेसिव प्रोनाउन है, पोजीशन दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस इज द बॉय द फादर ऑफ होम इज अ डॉक्टर। ये वो लड़का है जिसके पापा क्या है? डॉक्टर है। अब यहाँ पे मुझे सोच के देखो कि चीजों पर डिफरेंस कैसे हो जाता है। आप यहाँ पे क्या अ फ्रेंड सॉरी अ फादर लगा सकते हो, जैसे हमने पीछे यहाँ पे द फ्रेंड ऑफ भी सही था, अ फ्रेंड ऑफ भी सही था, दोनों सही थे, ठीक है। द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब मेरा दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। दोनों में गहराई से डिफरेंस समझना मैं क्या समझा रही हूँ। मेरी बात को फिर से सुनो। मैंने बोला द फ्रेंड ऑफ मी मतलब मेरा एक दोस्त, ठीक है। और अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब दोस्तों में से, कई दोस्तों की बात हो रही है, दोस्तों में से मेरा एक दोस्त क्या है? डॉक्टर है। दोनों कंडीशंस थी, पॉसिबल थी कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। द भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ सोच के देखो कैसे बोल सकते हो अब दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, अ फादर ऑफ हुम मतलब ऐसा ये हो सकता है कि ज्यादा पिता में से उसका एक पिता। अगर आप यहाँ पे अ लगा दोगे तो जूते से मारेगा लड़का तुम्हें,
बात समझ आ रही है? अगर ये बोलोगे ना दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसके पिताओं में से, इसके पिता में से एक पिता डॉक्टर है, कहेगा क्या बोल रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ, क्या बोल रहा है। पहले तो दो चांटे लगेंगे, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अ फादर लिख ही नहीं सकते। तो ये रटना नहीं है कि भाई आ फादर अगर यहाँ पे लिखा आ गया तो वो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे द फादर करना होगा। तो सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या लगाना है। यहाँ पे तो ठीक था, आपने द फ्रेंड भी लिख दिया, फ्रेंड भी लिख दिया, क्योंकि दोनों पॉसिबल्स, दोनों सिचुएशंस पॉसिबल थी। बट यहाँ पे आप द फादर ही लिखेंगे और द फादर के हिसाब से फिर वहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म ही लगाना है। तो सिर्फ यही सिचुएशन बन सकती है, द फादर ऑफ हुम। ये नहीं कि भाई आ फादर लिखा है तो हुज लगा देंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है दिस इज द बॉय अ फादर ऑफ हुज इज अ डॉक्टर, तो वो गलत हो जाएगा, आपको अ को हटा के वहां पे द करना पड़ेगा। ठीक है, पिता में से एक पिता, इतने सारे पिता थोड़ी होंगे भाई लड़के के। ठीक है, तो यहाँ पे द फादर ही लगाना पड़ेगा। द फादर ऑफ होम इज अ डॉक्टर, यही सिचुएशन पॉसिबल है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। अ फ्रेंड ऑफ हु या हुज इज अ थीफ, जिसका एक दोस्तों में से, कई दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, चोर है। भाई उसके बहुत से दोस्त हैं जो चोर हैं, उसमें से एक क्या है, चोर है। ठीक है, मैं उस लड़के को जानता हूँ और उसके बहुतों में से कहीं एक दोस्त क्या है, चोर है। अ फ्रेंड ऑफ हुज, देखो जरा यहाँ पे, अ फ्रेंड ऑफ के बाद आपको क्या लगाना था, मतलब अ नाउन ऑफ के बाद आपको क्या लगाना था, पॉजेसिव प्रोनाउन। और मैंने बताया हुज क्या काम करता है, पोजीशन दिखाने का। तो देखो यहाँ पे हुज आएगा कि हुम आएगा, हुम तो नहीं लगा सकते, हुम तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। तो अ फ्रेंड ऑफ हुज बताया मैंने। यहाँ पे ये भी आपको कि अ फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब यहाँ पे क्या था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इसी तरीके से अ फ्रेंड ऑफ हुज मतलब उसके दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, चोर है। ठीक है, उसके दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, चोर है। क्लियर है भाई बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना, ये देखिए आप, मैं ऊपर लिख देती हूँ। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हम्म, क्या हो गया? मैं तो यार वही 4:30 आऊंगी मतलब। तो ये कंडीशन हुई, और दूसरी कंडीशन आप जानते ही हैं कि फिर ये बन जाएगी, अलग से लिखवा दिया मैंने आपको कि यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है, तो अगर ए आ नाउन और एन नाउन आया तो फिर आप हुज लगाएंगे। ठीक है, सॉरी। क्लियर है भाई बात? चलिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ये तैयार हो गया। सेम ही कॉन्सेप्ट है पीछे वाला, सेम ही चीज़ है, बस यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवा दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। सेम कंडीशन तो सेम ही है। देखो, होम क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, और हुज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आपने द नाउन ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाई, जो चीज़ पीछे लिखी थी वही तो है, द नाउन ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाई। आ या एन नाउन ऑफ के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन लगाया, उसकी जगह मैंने यहाँ पे हुज लिख दिया और यहाँ पे होम लिख दिया। अलग से इसलिए लिखवाया क्योंकि क्वेश्चन हुज और होम से ज़्यादा पूछा जाता है, और बच्चों को समझ जनरली नहीं आता है कि कौन सा लगाना है, क्योंकि बोलने में दोनों सही लग रहे हैं। अगर आप ऐसे कह रहे हो कि आई नो द बॉय अ फ्रेंड ऑफ हुज इज अ डॉक्टर, हुज इज अ थीफ, वो भी सही लग रहा है बोलने में। और अगर आप ऐसे कह रहे हैं आई नो द बॉय अ फ्रेंड ऑफ whom इज अ थीफ, बोलने में तो वो भी सही लग रहा है। ठीक है, तो बोलने से कुछ पता नहीं चलेगा कि बोलने में क्या सही लग रहा है, बोलने में तो दोनों जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हो दिस इज द बॉय द फादर ऑफ हुज इज अ डॉक्टर, कहीं ना कहीं ये भी सही लग रहा है। दिस इज द बॉय द फादर ऑफ whom इज अ डॉक्टर, वो भी सही लग रहा है। तो हिंदी निकालने पे, बोलने पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल वे में ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको फटाफट से कॉपी कर लो, और इसी के साथ हमारा हुज कंप्लीट हो गया। ये हुज के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, यहीं से क्वेश्चन हुज से जनरली पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे दैट इज विच।
विच स्टार्ट करेंगे लेकिन कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।